ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने धरती से दुश्मनी निकालने की ठान ली हो। काले बादलों ने पूरे इलाके को निगल लिया था। पिछले 7 दिनों से सूरज की एक किरण तक दिखाई नहीं दी थी। दिन हो या रात, चारों तरफ सिर्फ बरसते पानी की आवाज सुनाई देती थी। गांव सोनपुरा की कच्ची गलियां दलदल बन चुकी थी। मिट्टी के घर धीरे धीरे पानी सोख रहे थे। कहीं छत टपक रही थी तो कहीं दीवारें दरकने लगी थी। लोग अपने अपने घरों में कैद थे, मगर इस गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिसके लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि भूख का दूसरा नाम बन चुकी थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था गरीब मजदूर हरिया। न खेत, न दुकान, न कोई कारोबार। अगर सुबह मजदूरी मिल गई तो शाम को चूल्हा जलता था, वरना दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते थे। आज लगातार 7वां दिन था जब हरिया को कोई काम नहीं मिला था। वो घर की टूटी हुई दहलीज पर बैठा दूर आसमान की तरफ देख रहा था। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक हमारी परीक्षा लोगे? एक एक दिन जैसे पहाड़ बन गया है। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। घर में आटा खत्म होने को है, दाल की हांडी खाली पड़ी है और जेब में इतने पैसे भी नहीं बचे कि 2 मुट्ठी चावल खरीद सकूं। अगर यही हाल रहा तो मुझसे अपनी औरत की आंखों में भूख नहीं देखी जाएगी। ऐसी बातें मत करो जी। मुसीबत आई है तो चली भी जाएगी। मैंने भी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कभी भूखा नहीं सुलाया। आज नहीं तो कल कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फूलमती ने मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे बता रहे थे कि कई रातों से वो भी ठीक से सोई नहीं थी। वो बार बार रसोई की तरफ देखती, जहां मिट्टी के बर्तनों में अब खाने से ज्यादा खालीपन रखा था। तेज हवा चली और तभी छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। देखा, अब तो ये छत भी जवाब देने लगी। अगर 2-4 दिन और ऐसे ही पानी बरसाना तो पूरा घर बैठ जाएगा। बरसात का इंतजार करते करते अब तो डर लगने लगा है। लगता है कल चाहे कुछ भी हो, मुझे बारिश में ही मजदूरी ढूंढने निकलना पड़ेगा। इतनी तेज बारिश में जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन भूख भी तो किसी बीमारी से कम नहीं होती। ठीक है, जाना तो जरूर, लेकिन अपना ख्याल रखना। उस रात दोनों बिना ठीक से खाना खाए ही सो गए। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर दोनों की आंखों में आने वाले कल का डर जाग रहा था। सुबह हुई, लेकिन मौसम बिल्कुल नहीं बदला। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश पहले से भी ज्यादा विकराल हो चुकी थी। हरिया ने अपने पुराने गमछे को सिर पर बांधा, पतली सी चादर कंधे पर रखी और गांव के सबसे बड़े जमींदार रुद्र प्रताप की हवेली की तरफ चल पड़ा। अरे हरिया, इतनी सुबह सुबह, वो भी इस तूफानी बारिश में? लगता है कोई बड़ी मजबूरी है। मालिक, मजबूरी ही इंसान से सब कुछ करवा देती है। सुना है गोदाम में मजदूरों की जरूरत है। अगर मुझे काम मिल जाए तो मेरा घर बच जाएगा। मैं मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। काम तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात समझ ले, पूरे गांव में तेरे बारे में अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती। लोग कहते हैं जहां तू जाता है वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। ऐसे आदमी को काम देना भी खतरे से खाली नहीं। मालिक, अगर सच में मैं मनहूस होता तो शायद ऊपर वाला मुझे भी इस दुनिया में अकेला छोड़ने से पहले उठा लेता। मैं तो खुद नहीं जानता लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। बस इतना जानता हूँ कि भूख, जात पात, रिश्तेदार और बदनामी नहीं देखती। ठीक है, आज से गोदाम में काम करेगा, लेकिन याद रखना, बारिश, बुखार या कोई बहाना नहीं चलेगा। काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मालिक। हरिया की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। वो भीगता हुआ गोदाम पहुंचा, मगर उसे क्या पता था, असल तूफान अभी शुरू होना बाकी था। गोदाम के अंदर पहले से कई मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही हरिया अंदर पहुंचा, सबकी नजर उसी पर टिक गई। अरे देखो देखो, कौन आया है। जिसका मुंह सुबह सुबह दिख जाए उस दिन काम बिगड़ना तय है। रुद्र मालिक बिना न जाने किस सोच में इसे यहाँ ले आए। गांव में किसी ने इसे अपने घर के दरवाजे पर तक खड़ा नहीं होने दिया, और अब ये हमारे साथ काम करेगा। भोला भैया, मंगल, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब भी मिलता हूँ तुम लोग मुझे ऐसे देखते हो
जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो बता दो, कम से कम मुझे भी तो पता चले। गलती? तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू इस गांव में जिंदा है। जिस आदमी का अपना कोई नहीं होता, जिसका ना खानदान पता हो, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, ऐसे आदमी से लोग दूरी ही बनाते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं। याद रख, तुझ पर तरस खाकर मालिक ने काम दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तू हमारे बराबर हो गया। हरिया कुछ पल तक दोनों की तरफ देखता रहा। उसके होठ जैसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और भीगी हुई बोरियां उठाकर काम में लग गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा खेल रच चुकी थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। पूरा दिन हरिया बिना रुके काम करता रहा। बारिश इतनी तेज थी कि गोदाम की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज कानों को चीर रही थी। बाकी मजदूर बीच बीच में आराम कर लेते, लेकिन हरिया लगातार बोरियां उठाता रहा। उसे डर था कि कहीं जरा सी भी शिकायत हुई तो रुद्र प्रताप उसे काम से निकाल देगा। शाम ढलते ढलते उसकी हथेलियां छिल चुकी थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और बदन ठंड से कांप रहा था। चलो, आज की मजदूरी तो मिल गई। चाहे जितनी तकलीफ हुई हो, कम से कम आज घर का चूल्हा तो जल जाएगा। रुद्र प्रताप के मुनीम ने उसकी हथेली पर कुछ नोट रख दिए। हरिया ने इस बार पैसे अपने कुर्ते के अंदर अच्छी तरह छिपा लिए ताकि बारिश उन्हें फिर से खराब न कर दे। वो जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। आ गए आप? बहुत देर कर दी, मैं तो घबरा ही गई थी। काम थोड़ा ज्यादा था। देखो, आज पैसे भी सुरक्षित हैं, इस बार भीगने नहीं दिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अब मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। दोनों ने उसी रात थोड़ा सा खाना बनाया। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उनका इम्तिहान खत्म करने के मूड में नहीं थी। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अचानक दूसरे कमरे से फूलमती की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हरिया, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों हो? रात छत से पानी टपकता रहा और जहाँ पैसे रखे थे वहीं पानी भर गया। सारे नोट गल गए। अब कोई भी नोट चलने लायक नहीं बचा। हरिया ने कांपते हाथों से भीगे हुए नोट उठाए। कुछ नोट बीच से फट चुके थे, कुछ की स्याही पूरी तरह फैल गई थी। उसकी आंखें भर आईं। लगता है ऊपर वाला भी हमारी मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं। दिन भर बारिश में भीग कर कमाओ और रात में सब पानी में बह जाए। रोने से कुछ नहीं होगा, जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते। आप हिम्मत मत हारिए, आज फिर काम पर जाइए। हरिया ने बिना कुछ कहे भीगा हुआ गमछा उठाया और फिर गोदाम की तरफ चल पड़ा। गोदाम पहुंचते ही भोला और मंगल फिर उसके सामने आ गए। वाह रे हरिया, आज तो देर से आने लगा। 2 दिन काम क्या मिल गया? अपने आप को मालिक समझने लगा क्या? सच बता, फिर कोई नया बहाना बनाकर आया है या इस बार कुछ और कहानी सुनाएगा? भैया, जानबूझकर देर नहीं हुई, घर में थोड़ी परेशानी हो गई थी। अगर मेरी वजह से काम रुका हो तो मैं देर तक रुककर पूरा कर दूंगा। हमें तेरी सफाई नहीं सुननी। हम चाहें तो अभी मालिक से कहकर तुझे बाहर करवा दे। ऐसा मत कहिए, बहुत मुश्किल से काम मिला है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन एक बात आज भी समझ नहीं आई, आप लोग आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? भोला और मंगल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों मुस्कुराए और उसे वहीं अकेला छोड़कर अपने काम में लग गए। हरिया चुपचाप बोरी उठाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज शाम घर लौटते समय उसकी मुलाकात 2 ऐसे अजनबियों से होने वाली है जो उसकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। शाम ढल चुकी थी, आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। हरिया मजदूरी के पैसे कपड़े के एक छोटे से थैले में बांधकर सावधानी से घर लौट रहा था। तभी गांव से थोड़ी दूर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक अनजान दंपत्ति पर पड़ी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था और चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। भाई साहब, अगर यहाँ आसपास कहीं रुकने की जगह हो तो बता दीजिए। सुबह से भटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम शहर से यहाँ घूमने आए थे। मौसम अचानक इतना खराब हो जाएगा इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था।
हाँ, अब ना कोई सराय मिल रही है, ना वापस जाने का रास्ता। तो क्या आप दोनों पूरी रात इसी पेड़ के नीचे बिताने वाले हैं? इस बारिश में तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है भाई। इस गांव में हमारा कोई अपना नहीं रहता। हरिया कुछ पल चुप रहा। उसने दोनों के भीगे हुए कपड़े देखे, ठंड से कांपते हाथ देखे, फिर बिना ज्यादा सोचे मुस्कुरा दिया। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे घर चलिए। घर छोटा जरूर है, लेकिन जितनी जगह हमारे लिए है उतनी ही आपके लिए भी है। नहीं भाई, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। तकलीफ कैसी? मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए, देर मत कीजिए। कुछ देर बाद तीनों हरिया के घर पहुंच गए। दरवाजा खुलते ही फूलमती ने दोनों अजनबियों को देखा तो एक पल के लिए चौंक गई। जी, ये लोग कौन हैं? रास्ते में मिले थे, बारिश में फंस गए हैं। मैं इन्हें घर ले आया। अरे, फिर तो ये हमारे मेहमान हुए। आप लोग अंदर आइए, भीगे कपड़ों में मत खड़े रहिए। देव और गौरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना गरीब इंसान भी किसी अजनबी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल सकता है। फूलमती तुरंत रसोई में चली गई। घर में ज्यादा सामान नहीं था, फिर भी उसने जो कुछ था उसी से गरम गरम खाना तैयार कर दिया। भाभी, इतने कम सामान में आपने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना दिया? खाने का स्वाद मसालों से नहीं, नीयत से आता है बहन। आज के समय में लोग अपने रिश्तेदारों को घर में जगह नहीं देते, और तुम दोनों ने हमें बिना जाने अपना लिया। हम जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलेंगे। एहसान मत कहिए, आज आप हमारे मेहमान हैं। कल अगर हम कहीं फंस जाएं तो कोई और हमारी मदद करेगा। चारों देर रात तक बातें करते रहे। पहली मुलाकात होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर कई दिनों बाद हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह सिर्फ उनकी किस्मत ही नहीं, उनके रिश्तों की सच्चाई भी बदलने वाली थी। सुबह जब हरिया की आंख खुली तो कई दिनों बाद आसमान बिल्कुल साफ था। काले बादल छट चुके थे और सूरज की किरणें मिट्टी के आंगन पर बिखर रही थीं। लेकिन हरिया और फूलमती के चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही थी, काम छूटने का डर और खाली जेब। देव और गौरी दोनों उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे। हरिया भाई, कल रात से देख रहा हूँ तुम दोनों बहुत परेशान हो। अब हमें भी अपना समझो। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं भाई, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली कि अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। गोदाम में काम करते समय अनाज की बोरी मेरे हाथ से गिर गई। मालिक ने 1 बोरी की जगह 3 बोरी का हर्जाना मांग लिया। जब तक पैसे नहीं दूंगा, उन्होंने काम पर आने से भी मना कर दिया है। क्या? इतनी बड़ी सजा? ये तो सरासर अन्याय है। देव कुछ पल तक शांत बैठा रहा। फिर उसने अपनी कमर से बंधी छोटी सी चमड़े की थैली खोली। उसमें सोने के सिक्के और नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। हरिया और फूलमती की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिया, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पैसे रखो, जाकर अपना पूरा हिसाब चुका दो। भाई, इतने सारे पैसे? तुम आखिर हो कौन? मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूँ। मेरा नाम देव है। मैं शहर रतनगढ़ का बड़ा व्यापारी हूँ। कई अनाज मंडियां, गोदाम और दुकानें मेरी हैं। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी हमारे अपने कहने लायक कोई नहीं था। इसलिए हम अक्सर बिना पहचान बताए गांव-गांव घूमते हैं, ताकि अच्छे इंसानों को पहचान सकें। जब हम इस गांव में फंसे थे, तब किसी ने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सिर्फ तुम दोनों ने बिना कुछ पूछे हमें अपना लिया। यही इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। हरिया और फूलमती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पैसे लेने से मना किया, लेकिन देव ने जबरदस्ती थैली उनके हाथ में रख दी। भाई, तुमने जो अपनापन दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। उसी दिन हरिया सीधा रुद्र प्रताप की हवेली पहुंचा। अरे, तुझे तो मैंने पैसे लेकर आने को कहा था, फिर यहाँ क्यों आया? मालिक, ये रहे आपके पूरे पैसे। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। रुद्र प्रताप ने जैसे ही थैली खोली, उसकी आंखें फैल गईं। इतने पैसे देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। हरिया बिना कुछ बोले वहां से लौट गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
अगली सुबह देव और गौरी वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। हरिया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो। मुझे कारोबार संभालने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है और मुझे लगता है तुमसे ज्यादा ईमानदार आदमी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो एक अनपढ़ मजदूर हूँ, इतना बड़ा काम कैसे संभाल पाऊंगा? कारोबार किताबों से नहीं, ईमानदारी से चलता है। बाकी सब मैं सिखा दूंगा। सुनिए, ऊपर वाला बार बार ऐसे मौके नहीं देते, हमें ये अवसर स्वीकार कर लेना चाहिए। हरिया मुस्कुराया, उसने हामी भर दी। इसी खुशी में फूलमती घर के अंदर गई और एक नया कुर्ता लेकर आई। जैसे ही हरिया ने कुर्ता बदला, उसकी गर्दन पर बना जन्म का एक अजीब सा निशान साफ दिखाई देने लगा। देव की नजर उसी निशान पर टिक गई। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, हरिया, ये निशान तुम्हारी गर्दन पर कब से हैं? जब से होश संभाला है तब से है। क्यों, क्या हुआ? देखो, मेरी गर्दन पर भी बिल्कुल यही निशान है। बचपन में माँ बताया करती थी कि मेरा एक छोटा भाई मेले में खो गया था। उसकी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था। हरिया की आंखों से आंसू बह निकले। देव ने उसे गले लगा लिया। सालों पहले बिछड़े दो भाई आज किस्मत ने फिर से मिला दिए थे। फूलमती और गौरी की आंखें भी नम हो गईं। अब हरिया अकेला नहीं था, उसे उसका परिवार मिल चुका था। ऊपर वाले ने बारिश के बहाने मुझे मेरा अपना लौटा दिया। कुछ महीनों बाद हरिया और देव ने मिलकर कारोबार संभाल लिया। ईमानदारी और मेहनत के दम पर उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। जो गांव वाले कभी हरिया को मनहूस कहकर उसका अपमान करते थे, आज वही लोग उसके सम्मान में सिर झुकाने लगे। रुद्र प्रताप का घमंड भी समय के साथ टूट गया। हरिया ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि उसने सीख लिया था, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है।